विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो इस टॉपिक पे जाने से पहले जो है हमें थोड़ा सा पहले कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देख लेना चाहिए। सो माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता ताम्रकर, एज यू हैव ऑल heard that I am assistant professor in government छत्रसाल पीजी कॉलेज पन्ना। सो जैसे कि मैं कह रही थी कि पहले हमें देखना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि हम सभी इस चीज से अवेयर हैं, हम सभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हमें मालूम है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर। और मैटर दैट इज पदार्थ, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और उस पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, क्या ट्रांजिशंस होते हैं उसके अंदर, और उन ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या उस एनर्जी को कैलकुलेट करके हम काफी सारी स्ट्रक्चरल डिटेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की निकालते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दीज डेज फॉर दी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड। सो जो हम लोग जानते हैं, वी विल जस्ट, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मिलता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होती है डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं फिजिकल सिस्टम के, और द चॉइस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय एनर्जी रेंज ऑफ द फिनोमेना टू बी स्टडीड। मतलब हमें कौन सी क्या इंफॉर्मेशन चाहिए है पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में, उस अकॉर्डिंग जो है हम एनर्जी की चॉइस करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यूज करेंगे, क्योंकि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो एक बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ रेंज ऑफ रेडिएशंस विच इज अरेंज। जो व्हाइट लाइट हम देखते हैं उसमें जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इतनी सारी लाइट्स होती हैं, रेंजेस होती हैं, हम सब जानते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद द हाईएस्ट एनर्जी रेंज एंड गोज टू द लोएस्ट एनर्जी रेंज। और यहाँ एनएमआर में जो हम यूज करने वाले हैं वो होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। जैसे कि मैंने कहा, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम यूज करेंगे वो होंगी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। एंड एज यू कैन सी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज द longest wavelength radiations, and यदि हम एक फॉर्मूला से डिराइव करें तो longest wavelength का मतलब होता है lowest energy। जितनी भी रेडिएशंस आपको यहाँ दिख रही हैं ये सभी किसी न किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में यूज की जाती हैं, और इन सभी से किसी न किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन या स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हमें मॉलिक्यूल की मिलती है। गैमा रेज का यूज हम मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, एक्सरे का यूज हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में करते हैं, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें जो कि हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशंस हैं इनका हम यूज करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम सभी जानते हैं कि जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड इन सभी से हमें जो है कंपाउंड के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। So NMR spectroscopy actually is a unique spectroscopic tool which is widely used in various areas of science and technology, in agriculture, medicine में it's a very important thing, that is MRI जो हम करते हैं, MRI जो होती है, that is also NMR spectroscopy actually. So NMR spectroscopy, NMR microscopy food technology में कई जगह NMR spectroscopy का यूज हो रहा है for the determination of structure। अभी कुछ दिन पहले जो है शहद की बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी मिलती है मार्केट में, उनकी जो प्योरिटी है वो डिटेक्ट की गई थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रियली वर्किंग वेरी नाइसली इन वेरियस फील्ड्स, एंड दैट्स व्हाई हमको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। बीइंग केमिस्ट हमें इसके बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम देख रहे थे, लेट्स सी। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट दी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी
uses the visible and UV radiations, and these radiations have the highest energy. जो इन तीन radiations की हम बात कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा energy इनमें होती है, और सबसे ज्यादा energy जो हमें लगती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। हम जानते हैं कि एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होते हैं डिफरेंट रेडिएशन से, और अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इन रेडिएशन से जो है एक्साइट होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैव द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन देम, और सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं ट्रांजिशंस में हमें लगती है, जो कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। सिमिलरली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करते हैं। नाउ दीज हैव लेसर एनर्जी देन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो जो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड्स। सिमिलरली नाउ coming to the NMR nuclear magnetic resonance spectroscopy, where we are using radio waves, and depending upon कौन सा न्यूक्लियस हम स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हम प्रोटॉन के बारे में स्टडी करेंगे, बट there are various other nucleus which can be studied by NMR spectroscopy that we will deal with। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे न्यूक्लियस है जिनको NMR से स्टडी किया जा सकता है। तो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज NMR spectroscopy। So nuclear magnetic resonance spectroscopy, as implied in the name, involves the change of the spin state of a nuclear magnetic moment when the nucleus absorbs electromagnetic radiation in a strong magnetic field। तो ये तो था एक स्टेटमेंट, बट इसको डेप्थ में हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हम इसके जो 3 वर्ड्स हैं उनको समझें कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो न्यूक्लियर relates to nucleus, so we'll be studying different nucleus over here। So let's see what's written over here. Nuclear magnetic resonance spectroscopy, it is a widely used analytical technique for organic compounds, as we have seen, as I already have said। And it is a technique जिसमें हम radio frequency wavelengths का use करेंगे, and they have the region of 400 to 900 megahertz, which will be absorbed by the nucleus। And it is based on, now we are basically concerned, यहाँ पर हम प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। We are talking about the proton, जिसमें कि we have only 1 electron। So this proton is now these protons have a property of spin। आप डायग्राम देख सकते हैं, they have a property of a spin, and जब भी किसी spinning if they have spin plus they have charge, they have positive charge, any nucleus is positively charged, and also they have a property of spin करते हैं, charge होता है। and by physics we know that कोई भी चीज, something which has charge and which is moving, they generate a magnetic field, and when they generate a magnetic field we can say दैट ये एक छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। तो फिर से मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियस जो है उनमें चार्ज होता है, हम सब जानते हैं, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन करने की प्रॉपर्टी होती है। और ये हमें जानकारी होना चाहिए कि कोई भी जो बॉडी है, इफ इट हैज चार्ज एंड इफ इट इज मूविंग, देन इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट। और यदि वो ऐसा करती है तो हम कह सकते हैं कि वो मैग्नेट की तरह काम कर रही है। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। सो दिस रिटर्न द स्पिनिंग मोशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कॉजेज वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड टू बी सेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है? सो देयर आर वेरियस न्यूक्लिया, जैसे कि मैंने बताया था कि इट इज आज हमें प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है, बट ऐसे और भी कई न्यूक्लियस है जिनको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी किया जा सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन 15 दैट इज एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली कार्बन का आइसोटोप कार्बन 13, वी हैव फास्फोरस 31। इन सभी को इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक व्हिच इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। More advanced NMR techniques are used in biological chemistries to study protein structure and folding of NMR spectra। So we'll see, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। Now let's talk about before going to very detail of it, some कुछ हिस्ट्री हम देख लेते हैं। न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस,
nuclear magnetic resonance was first described and measured in molecular beams by Isidore Rabi in 1938. So nuclear magnetic resonance जो है first is it was described by Isidore Rabi. Rabi was awarded the Nobel Prize in Physics for this work. In 1946, Felix Bloch and Edward Mills Purcell expanded the technique for use on liquids and solids, for which they shared the Nobel Prize in Physics in 1952. So this is some history about the NMR spectroscopy, किस तरह इसका development हुआ. Then Russell H. Varian filed the method and means for correlating nuclear properties of atoms and magnetic fields. So these are some of the things which go in history about the development of NMR. So this is how the NMR developed, and these are the scientists which developed this process. So जैसे कि हम बात कर रहे थे, two common types of NMR spectroscopies which are used to characterize organic structure. अब organic structure, organic compounds के structural determination में जनरली हम क्योंकि प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो वी हैव प्रोटॉन एनएमआर, दैट इज H1 NMR इसे कहा जाता है इन जनरल. और इसका यूज जो है वो टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता लगाने में किसी कंपाउंड में किया जाता है. सिमिलरली C13 NMR की यदि हम स्टडी करें तो उसमें हम we determine the type and the type of carbon atoms in the molecule. So a very simplified version of a nuclear magnetic resonance spectroscopy is proton NMR and C13 NMR, जिनको जनरली स्टडी किया जाता है. बट और भी बहुत सारी जो न्यूक्लियस है वो हम स्टडी कर सकते हैं, वो हमने अभी देखे थे, जो कि फॉस्फोरस 31, नाइट्रोजन 15, फ्लोरीन 19 और सिलिकॉन 29, इन सभी को भी स्टडी किया जा सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लेते हैं एंड इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करते हैं. तो सोर्स क्या होगा? द सोर्स ऑफ एनर्जी इन NMR इज रेडियो वेव्स व्हिच हैव लॉन्ग वेवलेंथ्स हैविंग मोर देन 107 नैनोमीटर्स and thus low energy and frequency. So as we studied, क्योंकि radio frequency waves जो हैं they have long wavelengths and that's why they have lesser energy. और जब low radio waves जो interact करती हैं molecule के साथ, जैसे कि जो spectroscopy का base है हमने पढ़ा कि it is the interaction between electromagnetic radiations and the matter, वो मैटर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं. और बिकॉज द एनर्जी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की है एनर्जी जो कम होती है, इसलिए ये जो है ट्रांजिशंस नहीं करा सकते हैं. ट्रांजिशंस दैट इज वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस नहीं हो पाते हैं, सिर्फ ये न्यूक्लियर स्पिन्स को चेंज करा पाते हैं. सो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की यदि हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो if we find out the energy by using this equation is equal to h nu, we find out that energy जो है वो इन wavelengths की काफी कम है, और इसलिए ये जो है मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशंस, रोटेशंस या एक्साइटेशंस नहीं कर पाते हैं, बट दे आर ओनली सफिशिएंट फॉर द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल. सो जैसे कि हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर स्पिन की, the nuclei of some atoms have a property called a spin, as I was telling you. So this is how we can see कि जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है हमारा स्पिन करता है and they behave as if they were spinning. तो सिमिलर ही प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है और वो दो तरह से करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड विच वी कंसिडर एज एट प्लस हाफ और माइनस हाफ. So each spin active nucleus has a number of spins defined by its spin quantum number I. Now it's one very important thing is that कि NMR spectroscopy उसी एटम की, उसी न्यूक्लियस की जा सकती है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो नॉन जीरो होगा. तो वो कैसे होगा और उसके कितने स्पिन स्टेट्स होंगे, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जो कि है 2I + 1. So NMR phenomena जो है it is limited to only those compounds, those isotopes which have either odd atomic number या odd mass numbers. तो हम देखेंगे कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो यदि ऑड प्रोटॉन्स और ऑड न्यूट्रॉन्स होंगे तो जो नंबर है वो इवन हो जाएगा,
तो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही आपस में अपनी स्पिन्स को कैंसिल कर देंगे। यदि प्रोटॉन का स्पिन विल बी कैंसल्ड बाय द न्यूट्रॉन्स स्पिन इन द न्यूक्लियस, देन दैट न्यूक्लियस विल नॉट बी एक्टिव इन NMR. For a nucleus to be active in NMR, it should have a non-zero spin. That means हम कह सकते हैं कि वही एटम्स, वही न्यूक्लियस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किए जा सकते हैं जिनकी जो आई वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी। और हम यहाँ पर जिनको स्टडी करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, कार्बन 12 है या ऑक्सीजन 16 है या सल्फर 32 है। इनमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बराबर होंगे और इसलिए इनकी स्पिन्स कैंसिल हो जाएंगी और ये NMR एक्टिव नहीं होंगे, मतलब इनमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन 16, सल्फर 32। Now coming to the next set of nucleus, which is proton 1, then fluorine 19 and phosphorus 31. आप देख सकते हैं they have odd numbers और इसलिए इनके spins जो है वो cancel नहीं होंगे और spins cancel नहीं होंगे, so they will have a non-zero I and that's why they will be NMR active. So what I am telling, ये कहना चाह रही हूँ कि वही न्यूक्लियस जो है NMR एक्टिव होंगे जिनकी जो स्पिन है I will be non-zero. So what is the principle involved in NMR spectroscopy? The principle जैसे कि हमने कहा, जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को जिसमें हम देखते हैं जो न्यूक्लियस है उनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है, they work as tiny magnets. और यदि मैग्नेट को, किसी पर्टिकुलर मैग्नेट को हम किसी मैग्नेट के बीच रख दे, दैट मीन्स हम उस मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा, वो अपने आप को रैंडमली अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारे स्पिनिंग न्यूक्लियस हैं, इन पर चार्ज है, दे आर स्पिनिंग एंड दे आर जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन दे आर जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड दे वर्क एज मैग्नेट्स। Now these magnets have no alignment until हम इसमें कोई external magnetic field नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही एक external magnetic field लगाई जाती है, so now they align themselves। दो तरह से ये अपना alignment कर सकते हैं, एक ये field के साथ align कर जाते हैं और दूसरा कुछ जो है वो जो है फील्ड के अगेंस्ट अलाइन कर जाते हैं। तो दैट मीन्स जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 लगाते हैं तो ये जो हमारे छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं ये अलाइंड विद द फील्ड हो जाते हैं और कुछ अलाइंड अगेंस्ट द फील्ड हो जाते हैं। सो ये जो दो स्टेट्स बन जाते हैं, इन्हीं के बीच जो एनर्जी का ट्रांजिशन है, इन्हीं के बीच जो ट्रांजिशन है उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका स्टडी किया जाता है। और कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हम? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की वेवलेंथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की लाइट इन पर डाली जाती है और वो इसमें एब्जॉर्ब होती है। कितनी एब्जॉर्ब होती है? दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स। तो इसी से जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है जिसका हम स्टडी करते हैं। तो जैसा कि बिफोर गोइंग फर्दर, इसमें हमें थोड़ा सा ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन देखना पड़ेगा, स्कीमेटिक डायग्राम है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि आप सैंपल ट्यूब देख रहे हैं, सैंपल ट्यूब में हमने वो मैटर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है जिसका हमें स्टडी करना है, जिसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन हम करना चाहते हैं, जिसमें हम पता लगाना चाहते हैं कि कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स, कितने तरह के और कितने प्रोटॉन्स हैं। तो जब हमने उसको लिया तो हम जानते हैं कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल मैग्नेट्स की तरह काम करने लगे। तो जब हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जो SNN आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इन मैग्नेट्स को जब हम रखेंगे तो हमारे जो न्यूक्लियस हैं, जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, वो जो है अपने आप को अलाइन करेंगे। दो तरह से अलाइन करेंगे, एक अलाइन विद द फील्ड और दूसरा अलाइन अगेंस्ट द फील्ड। जब ये अलाइनमेंट हो गया, फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर आप देख रहे हैं, इससे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ्स डाली जाती हैं और जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दो स्पिन स्टेट्स का, जो अल्फा और बीटा स्टेट्स है, आगे हम देखेंगे अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट क्या है। तो ये इनका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस यदि हम एनर्जी देते हैं तो रेजोनेंस होता है एंड दैट मेक्स योर कंप्लीट नेम ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो जो आपने न्यूक्लियस लिया है, दैट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट,
nuclear, then magnetic because they are producing magnetic moment, they behave as magnet. And जब जो radiations हम radiations डाल रहे हैं हमारे sample के ऊपर, जब वो energy difference के बराबर हम energy provide करते हैं, तो there is a resonance, and that's why we have a nuclear magnetic resonance spectroscopy. And these radiations which are absorbed or the radiations which are emitted, they are detected, they are amplified because they are very small transitions, और इसलिए इन्हें amplify करना पड़ता है, और इस तरह हमें जो है स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलता है. तो अगेन वी विल सी दैट एक स्पिनिंग प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. एंड वंस द मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप, then they align themselves with or against the field, that is B0. So there are two states which are developed. As you can see, there is alpha state and there is beta state. Alpha state is the one which has lower energy. Low energy इसलिए है क्योंकि this is aligned with the field. तो जो nucleus aligned with the field हो जाते हैं, they are called in alpha state. और जो aligned against the field हो जाते हैं, they are having the higher energy. And इन दोनों states के बीच का जो difference है, जो energy difference है, उस energy difference की यदि हम radiations लगाते हैं तो these radiations are absorbed and we say that resonance has occurred. So the magnetic field of spinning nuclei will align either with the external magnetic field or against the magnetic field, and a photon with the right amount of energy can be absorbed and spinning and cause the spinning proton to flip. तो फ्लिपिंग का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी, व्हाइल इट कम्स बैक बाय गिविंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, एमिटिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस फ्रॉम बीटा टू अल्फा स्टेट. So by doing this phenomena, we get spectra. Now what all we get, what all we interpret from the spectra, spectra से हमें क्या जानकारी मिलती है? So let's see what all information we get from the spectra. सबसे पहले तो each different types of hydrogens gives a peak or group of peaks. That means जितने तरह के chemically equivalent protons होंगे उतनी पीक्स हमको हमारे स्पेक्ट्रम में मिलेंगी. तो ये हम देखेंगे कि कैसे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट होते हैं. देन केमिकल शिफ्ट जो है वो डेल्टा या पीपीएम में, वील सी व्हाट इज केमिकल शिफ्ट. इट गिव्स अ क्लू एज टू द टाइप ऑफ हाइड्रोजन जनरेटिंग द पीक. इन सभी टर्म्स को हम आगे देखेंगे. तो केमिकल शिफ्ट क्या है? केमिकल शिफ्ट से हमें पता चलता है किस जगह पर हमारा जो है सिग्नल आ रहा है वो हमें बताता है कि किस तरह का हाइड्रोजन होगा. तो किस तरह का हाइड्रोजन होगा मतलब एल्केन के हाइड्रोजन्स अलग होंगे, एल्कीन्स के हाइड्रोजन्स अलग होंगे, बेंजीन के हाइड्रोजन अलग होंगे, एल्डिहाइड के हाइड्रोजन अलग होंगे. जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आप जानते हैं उनमें जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनका जो एनवायरमेंट है एक्चुअली वो उनका केमिकल एनवायरमेंट ही इनमें सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट करता है और इसलिए इसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं. देन द इंटीग्रल गिव्स द रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइड्रोजन. दैट मींस जो हम अभी ग्राफ देखेंगे उसमें आप देखेंगे द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स व्हिच आर प्रेजेंट. तो आपको पीक्स बताती हैं कि कितने तरह के हाइड्रोजन हैं, कितने तरह के डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं. और केमिकल शिफ्ट बताती है कि कौन सा हाइड्रोजन है, कैसा हाइड्रोजन है, किस कंपाउंड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या किस कंपाउंड में वो हाइड्रोजन है. सिमिलरली स्पिन स्प्लिटिंग बताती है कि जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं उनमें कितने हाइड्रोजन्स हैं. और कपलिंग कांस्टेंट आल्सो गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन. सो these are the informations which are important informations which we get from the NMR spectroscopy. So let's deal with what is called as chemical shift. Chemical shift actually is the position of signals. So now
एज वी आर स्टडिंग प्रोटॉन, और हम कह रहे हैं कि सारे प्रोटॉन्स ही हैं, यदि सारे प्रोटॉन्स ही हैं तो सभी को इक्वल रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने चाहिए। दैट मीन्स जितने भी प्रोटॉन्स एक कंपाउंड में हैं वो सभी हाइड्रोजन्स हैं, वो सभी प्रोटॉन्स हैं, तो उन सभी को एक सी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन जो एनएमआर की ब्यूटी है वो यही है कि जो हाइड्रोजन्स हैं वो सभी अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब है उसके आसपास जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग हैं। हर हाइड्रोजन के आसपास का एनवायरनमेंट अलग है और इसलिए वो अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि क्या है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट है कि हर हाइड्रोजन अलग है। हम सिर्फ हाइड्रोजन्स की यदि हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करें तो क्योंकि प्रोटॉन्स तो सारे एक से हैं तो हमें क्वेश्चन यही आना चाहिए कि क्योंकि सभी प्रोटॉन्स हैं तो सभी को एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट, हम एक एग्जांपल लेकर इसको भी देखेंगे कि हर हाइड्रोजन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है और इसलिए वो अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है एब्जॉर्ब करते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सा हाइड्रोजन है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि जो प्रोटॉन एनएमआर है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन अ गिवन कंपाउंड। कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं ये हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इट एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, एज वी सॉ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो एब्जॉर्प्शंस हैं इनके अलग अलग होते हैं। तो relative energy of resonance of a particular nucleus resulting from its local environment is called chemical shift। तो chemical shift को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो रेजोनेंस है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का या जो एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उसके लोकल एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है और इस जिसकी वजह से उसका सिग्नल जो है वो शिफ्ट होता है और इसी के लिए हम इसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं। तो केमिकल शिफ्ट क्यों ये कहलाएगा? क्योंकि ये प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग तरीके से एब्जॉर्ब होती है या अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हम इसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं। The NMR spectra show applied field strength increasing from left to right. We'll see एक NMR spectra हम देखेंगे तो then you will understand कि spectrum में कैसे अलग अलग spectra lines आती हैं। Left part is downfield, right part is upfield. This we'll see. Nuclei that absorb on upfield side are strongly shielded. So we'll see. अच्छा, केमिकल शिफ्ट को जो है हम मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। वी कैन हैव द वैल्यूज बाय हैविंग शिफ्ट इन हर्ट्ज। कितना शिफ्ट हो रहा है वो हम देखेंगे और स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी जो कि मेगाहर्ट्ज में होगी एंड वी विल गेट द केमिकल शिफ्ट इन पार्ट्स पर मिलियन and this division gives the number of independent of the numbers of the instruments. So this we'll see. Then एक और स्केल है जो कि टाउ स्केल कहलाता है। The alternative system which is generally used for defining the position of resonance relative to the reference is assigned as tau, and tau क्या है? It is 10 minus delta that we saw chemical shift जो last slide में हमने देखा। डेल्टा हम कैसे निकाल सकते हैं and हम उसे टाउ वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे शील्डिंग और डीशील्डिंग की। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमने न्यूक्लियस की बात की कि न्यूक्लियस जो है वो इट बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो नाउ दे आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसको समझने की जरूरत है कि जब हम किसी कंपाउंड पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स डालते हैं तो एंड बिफोर दैट जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के आसपास है वो भी मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट करते हैं जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर ही रहा है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे हैव इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो it can again it can be against the magnetic field जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और it can be with the magnetic field जो हम अप्लाई कर रहे हैं. तो electrons around the proton create a magnetic field that opposes the applied magnetic field. It can also augment the applied magnetic field. Since this reduces the field experienced at the nucleus. Now अब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसके जो न्यूक्लियस के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो यदि अपोज कर रहे हैं, तो जो फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं वो न्यूक्लियस तक उतनी नहीं पहुंचेगी जितनी की आप लगा रहे हैं. I hope you are able to understand. न्यूक्लियस जो है दैट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट, और आप जो है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि न्यूक्लियस तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसे अपोज कर रहे हैं. They are producing a magnetic field which is opposite to that being produced which you are applying. So let's say H0 यदि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और HE जो है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो इफेक्टिव HFEF आप जब देख रहे हैं, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो आपका न्यूक्लियस जो है जो देख रहा है वो है H0 माइनस HE. So what it is feeling, जो आपका न्यूक्लियस क्या फील करेगा, जो इफेक्टिव कितनी होगी H0 माइनस HE. ओके, सो हियर इज द केस, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है ऑपोजिट, जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो ऑपोजिट है. सो शील्डेड प्रोटॉन्स, इसको हम शील्डेड प्रोटॉन्स कहेंगे. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट, तो अब यदि हमारा प्रोटॉन शील्ड हो गया है, कैसे शील्ड हो गया है, जो क्योंकि जो उसमें उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं. अब आपको उस प्रोटॉन को या उस न्यूक्लियस को फिर उतनी ही वेवलेंथ पर, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से उसको रेजोनेट कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी. एंड देन सो वी नीड टू अप्लाई some extra field to bring that proton into resonance. So let's talk about shielding, de-shielding जो हम बात कर रहे थे. What does the NMR chemical shift do? The chemical shift is telling us the strength of the magnetic field that the nucleus feels. मतलब कितनी, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस, आप जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, क्या न्यूक्लियस उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है फील कर रहा है. तो यदि उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन से इसे अपोज कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन शील्डेड हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन्स उसे ऑगमेंट करेंगी तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो डीशील्ड हो जाएगा. सो एनएमआर केमिकल शिफ्ट अलाउज फॉर डिस्टिंग्विशिंग मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल. केमिकल शिफ्ट की हेल्प से आपको जो जो मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं उनके बारे में उनको डिस्टिंग्विश करने के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द न्यूक्लियस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, बट there are always electrons around the nucleus, and that's why these electrons have an impact on what your nucleus is feeling. So the nucleus feels a field that doesn't exactly equal to applied external magnetic field. As I told you, जो nucleus है वो आप जितनी अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उतनी जो है उसे एक्सपीरियंस नहीं करता है. एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड फेल्ट बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल फॉर प्रोटॉन्स एंड वी यूज इट फॉर ppm. सो दिस स्मॉल डिफरेंस इज कॉल्ड shielding. So hydrogen atoms in the molecule feel different magnetic fields depending upon their location and the neighbor they directly attach to. तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सारे हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग हैं और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स फील करते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन और उनका नेबर जो है वो अलग अलग है. So higher electron density around hydrogen atom creates greater opposition to the applied magnetic field. As a result, the hydrogen atom experiences a lower magnetic field and can resonate at a lower frequency. So this is called as shielding. Shield मतलब उस प्रोटॉन को या उस न्यूक्लियस को वो बचा रहे हैं, और बचा रहे हैं तो इसलिए वो उतनी
जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं उतनी उन तक नहीं पहुंचती, तो दे कॉल्ड एज शील्डेड। तो शील्डेड प्रोटॉन्स की जो है वो अलग अलग प्लेस होती है हमारे स्पेक्ट्रम में, और जो प्रोटॉन्स डीशील्ड हो जाते हैं उनकी पोजीशन जो है वो अलग आती है स्पेक्ट्रम में। तो इसलिए आपको ये शील्डेड और डीशील्डेड जो है प्रोटॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। सो हाउ इट इज डीशील्डेड? इफ अ प्रोटॉन इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नाउ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि रिड्यूस हो जाए आसपास आपके न्यूक्लियस से, then it would experience a higher magnetic field and would resonate at a higher radio frequency, and this phenomena is called as de-shielding. So there are two phenomena, one is shielded, one is de-shielded. इससे m examples है और easily देख सकते हैं. So the shielded nucleus जो है वो nucleus feels a smaller resultant field and a larger, क्योंकि एक ज्यादा induced magnetic field होती है और इसलिए it feels a smaller resultant magnetic field. यही हम de-shielded nucleus की बात करें तो इसमें जो induced field है वो कम होती है and the nucleus feels a larger resultant field. So this is so the absorption shifts upfield in the shielded nucleus and the de-shielded nucleus में जो absorption है वो downfield चले जाता है. So this now we come to the spectrum which is more important. तो जो shielded nucleus है वो हमें जीरो की तरफ मिलता है और इसे हम upfield कहते हैं, और जो de-shielded nucleus है वो हमें downfield मिलता है. We have seen what is shielded, we have seen what is de-shielded. तो जो shielded protons यदि हम देखें, यदि जीरो की तरफ हमें ज्यादा सिग्नल मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोटॉन शील्डेड है और उसे हम अपफील्ड कहते हैं, और जो de-shielded protons होते हैं वो हमें डाउनफील्ड मिलते हैं और इसे इन्हें हम जीरो से काफी दूर पाते हैं. तो द लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, कैन आइदर अपोज और ऑगमेंट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. So if the field created by the electron oppose the external magnetic field, as I told you before, the nuclear experiences an effective field which is smaller than the external field and it is called as shielded. And if the proton is shielded, then it will go near to zero, या zero की तरफ जाने तरफ होगा इसका signal. Or if the field created by the electron augments the external field, then a nuclear experience an effective field which is larger than the external field and is called as de-shielded. तो जब भी आपको सिग्नल जिस तरफ मिलेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रोटॉन जो है वो शील्डेड है या डीशील्डेड है. और आगे हम देखते हैं. तो ये हमारे पास चार्ट अवेलेबल है जो आपको बताता है कि यदि जहां पर भी आपको वो पर्टिकुलर सिग्नल मिल रहा है तो आप पता लगा सकते हैं. जैसे कि आप देखें कि 1 to 2 तक जो है आपके एल्किल प्रोटॉन्स होते हैं. Then you can see that there are carbonyl groups. Then that you can see there are triple bond के साथ जो हाइड्रोजन्स जुड़े हैं वो 3 के आसपास आपको मिलते हैं. Then if they are attached with halogens, as you can see, CH पर्पल में आप देख रहे हैं CHX है, तो जो हेलोजेंस के साथ अटैच्ड हैं तो हेलोजेंस जो हैं उनका हमें 4 के आसपास मिलेगा. देन एल्कीन्स जो हैं वो 5 to 6 to 7 की रेंज में मिलेंगे. देन एरोमेटिक्स जो हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो आपको 7 के आसपास मिलेगा. देन एल्डिहाइड्स की रेंज आप देख सकते हैं, दे आर नियर अबाउट 10 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं 11 to 12. तो जहां पर भी आपको सिग्नल मिलता है तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में किस तरह के हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं और कितने हैं, ये हम उस पर्टिकुलर जो पीक है उसके इंटीग्रल से निकाल सकते हैं. सो इस तरह का डेटा होता है जिससे हम हमारा गिवन स्पेक्ट्रम कंपेयर करते हैं और जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपके गिवन कंपाउंड में कौन सा सिग्नल आ रहा है एंड वी फाइंड आउट कि किस तरह के प्रोटॉन्स उसमें हैं. सो दिस गिव्स यू द बेयर प्रोटॉन का जो बेयर प्रोटॉन दैट मीन्स जो कि कहीं भी अटैच किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है उसका सिग्नल कैसा होगा और किस तरह ये चेंज होता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. अच्छा, जिसका सोल्यूशन बनाने से पहले किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सोल्यूशन यदि हम सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर सोल्यूशन एनएमआर में जब हम बनाते हैं तो वी ऐड अ रेफरेंस, वी ऐड अ इंटरनल स्टैंडर्ड जिसको हम TMS कहते हैं, टेट्रामिथाइल सीलेन. यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिलिकॉन के साथ जो है 4 CH3 ग्रुप्स हैं
और ये केमिकली सभी के सब एक से हैं। कैसे एक से हैं? क्योंकि सभी का एनवायरनमेंट एक सा है। तो देयर आर 12 हाइड्रोजन्स एंड जो सिलिकॉन है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप का मतलब है that it have the protons, the all are towards the downfield region, upfield region, and इस upfield region में जो TMS का सिग्नल है जो है 0, इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। सो TMS इसलिए जाना जाता है कि इसके रेफरेंस से ही हम बाकी जो है सिग्नल्स के जो शिफ्ट है वो चेक करते हैं। तो रेफरेंस जो हमारा है वो है TMS है, tetramethyl-silane, and ये जब when it was being started as using as the reference, it was thought that no other compound would come at higher field than TMS, but अब ऐसा भी है, but still we are using tetramethyl-silane. And why it is used? So it is used as an internal starter due to following reason, that it is chemically inert and miscible with large range of solvents. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यदि हम कोई इंटरनल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद केमिकली जो है वो chemically it doesn't react with the compound that we are analyzing. Then it has 12 protons that are all magnetically equivalent. Then its protons are highly shielded and gives a strong peak even in a very small quantity. So it's less electronegative than carbon and is highly volatile and can be easily removed to get back the sample. तो once एक बार हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर चुके हैं तो now we don't need tetramethyl-silane internal standard, तो उसे हम जो है evaporate कर जो है निकाल सकते हैं. So that is why it is used as an internal standard. So theory, as we have already seen that NMR में we put the sample to be analyzed in a magnetic field. जब हमने magnetic field में रखा तो हमारे जो magnets हैं वो they have the spin and they have aligned themselves with or against the field. Now कुछ nuclei जो है experience करेंगे जो कि NMR active है और जो नहीं है वो experience नहीं करेंगे. इस तरह से we have two states. So as we have again and again said, और इन दो स्पिन स्टेट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी यदि हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो वी गेट अ रेजोनेंस एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. नो सॉल्वेंट्स जो हम यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स एनएमआर में जो हम यूज कर, अगेन ऐसे सॉल्वेंट्स होना चाहिए जो कि खुद अपना सिग्नल ना दें. सो दे शुड नॉट एब्जॉर्ब विद इन द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ एनालिसिस. All solvents used in NMR must be aprotic, that is they should not possess proton. यदि उनमें protons होंगे so they will also give signals, so we can get confused about our compounds signals. So जो solvents हम use करते हैं they are chloroform D. As you can see the hydrogen is replaced by deuterium and deuterium is NMR inactive. It's the most common solvent for NMR measurements. Other deuterium labeled compounds आप देख सकते हैं, we have benzene D6. Again hydrogens are being replaced by deuterium. Acetone D6, again hydrogens are being replaced by the deuterium. So we have certain solvents in the NMR. So once again let's take the example. So when let's start again. Taking the example, so हमने देखा कि nuclei with a spin behaves as if they were tiny bar magnets and they can respond to an applied magnetic field. Now they can align with the magnetic field. Okay, let's say it is an alpha state जो aligned with the field होता है, that is called as alpha state, and the one which is aligned against the field, that will be called as the beta state. Nuclei against the magnetic field are in higher energy than the nuclei which are aligned with the field. So energy is needed. अब ये दो spin states बन गए हैं और energy is needed to move a nucleus to the higher energy state. The amount of energy needed depends upon the chemical environment. कितनी energy needed होगी, that will be dependent upon the chemical environment. So let's take an example of very common compound we have is ethanol. So this is the NMR of ethanol. We'll see we have a 0 in the right hand side and that 0 will correspond to our TMS peak. So the horizontal axis represents the chemical shift and this is given the simple delta and is measured in parts per million. So हमने देखा टेक्निक हमारी क्या है,
we take a solvent which is proton free, we mix the TMS, then we put the sample in between the magnets, और इस तरह रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा. सो एथेनॉल के स्पेक्ट्रम में हमें 3 पीक्स मिलती हैं, और 0 पर जो पीक आपको दिख रही है वो TMS की पीक है. तो पहले पीक जो नियर टू 0 है, दैट इज CH3 की पीक है. देन we have a CH2 peak at near about 3 to 4, and the last peak that we have is of OH. Now जैसे कि हमने कहा कि कितनी पीक्स हैं, tells you कि कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं. तो यहाँ पर 3 पीक्स हैं. तो now we understand कि there are 3 types of protons in ethanol. Now their position, their position will tell. So what information that we are getting is the different non-equivalent hydrogens in the molecule give different peaks. अलग अलग हाइड्रोजन्स अलग अलग पीक देंगे. रेशियोज और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हाइड्रोजन्स हैं वो एरिया बताएगा, और द केमिकल एनवायरनमेंट है वो जो उनकी पोजीशन देगा. सो द नंबर ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन्स दैट आर नॉन इक्विवेलेंट, पीक स्प्लिटिंग जो है हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा में हमें मिलती है. सो लेट्स सी एथेनॉल. So ethanol में there are 3 equivalent hydrogen atoms in this environment. Now you can see इन तीनों हाइड्रोजन्स का जो केमिकल एनवायरनमेंट है, इनके जो नेबर्स हैं, इनके जो आसपास है वो एक सा है, इसलिए हम इन्हें इक्वली केमिकली इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट हाइड्रोजन्स कहेंगे. सिमिलरली इन जो हाइड्रोजन्स हैं आप देख सकते हैं, इनके एनवायरनमेंट आप राइट हैंड साइड में OH है, लेफ्ट हैंड साइड में CH3 है. तो इन 2 हाइड्रोजन्स का जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर है. इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है वो ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है अदर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन से. तो लो रेजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रम में एथेनॉल का स्पेक्ट्रम हम कैसे देखते हैं, आप देख सकते हैं. वी हैव 3 हाइड्रोजन्स. एज यू कैन सी द एरिया अंडर दिस पीक is thrice if you see where the area under the ethanol hydrogen, I mean the alcohol hydrogen. And then we have 2 hydrogens. The CH2 group contains 2 hydrogen atoms which form a smaller peak. और इसे हम जो हमने टेबल देखा था of the various functional groups hydrogens, उससे भी हम compare कर सकते हैं, और you will see that this type of hydrogens resonate at this frequency. और जो एक हाइड्रोजन है वो जो कि 0 से बहुत दूर है, and you can see कि जो एक हाइड्रोजन है वो छोटी पीक बनाता है. Now let us talk about their environment. So as you can see जो OH का हाइड्रोजन है वो 0 से काफी दूर है, and this is called as the deshielded region. This hydrogen has been deshielded by the oxygen present, and this is also called that we have a downfield signal for OH. This is deshielded and downfield. D and D you can remember, deshielded and downfield. And जो अब CH3 वाला जो हाइड्रोजन है that is shielded and it is called as upfield. So that is closer to 0 ppm. So इस तरह से आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जो है हमें सिग्नल्स मिलते हैं, किस तरह हाइड्रोजन्स यदि डीशील्डेड हैं तो वो डाउनफील्ड जाते हैं, और यदि वो शील्डेड हैं तो अपफील्ड आते हैं. So let's go see some applications as the new NMR is a very varied technique, and इसलिए medicine, chemistry, purity determination, non-destructive testing, data acquisition, magnetometers and SMNR में इसका use हम करते हैं. medicine में MRI जैसे मैंने आप लोगों को बताया, MRI is a very important technique which uses the concept of NMR spectroscopy. And NMR is used to generate metabolic fingerprints from biological fluids to obtain information about diseases, states or toxic results. Then in chemistry, तो we are doing this, यही आप लोगों के लिए सबसे important है at present कि with the help of the spectrum we are trying to find out the structure of many compounds and identification of compound by comparing observed nuclear position frequencies to known frequencies. This is very important that we have data of all the frequencies which are being absorbed by the various nucleus, and by comparing that with what we get, we find out the structure of the compound. Then the very important thing about the
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। दैट मीन्स जो सैंपल हम यूज कर रहे हैं उसे हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जहाँ की जबकि अदर स्पेक्ट्रोस्कोपीज, वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपीज में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फॉर वेरियस एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूडिंग DNA, RNA, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, these are very precious things और जिनको कि नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है। देन डेटा एक्विजिशन के लिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी के लिए, रिकवरी के लिए इसका यूज किया जाता है। Then it is possible to infer or estimate the volume distribution of the rock pore. So this is how we do the data processing. Then magnetometers में इसका यूज होता है। We also have surface nuclear magnetic resonance that can be used indirectly to know the water content of saturated and unsaturated zones in the Earth's surface. So that's a very vast use of this technique is being done at the various fields. And let's go finally towards the advantages and disadvantages. So as I told you that this technique is advantageous in the matter that the sample is non-destructive. It can be used for large variety of molecules, and it can also be used for both solid and liquid phases. Liquid phases में use करने से हम जो है आपका जो molecule है, जो sample है, उसके dynamics study कर सकते हैं. It can operate at a variety of temperature and a very you can say, now if the technique is so varied, it can be used for so many things. So it is an expensive method. It takes some time, and the resolving power is less than some of the methods. So there are certain disadvantages also, but because of its vast popularity, this technique is used for so many different things. So I come to the end of my presentation. I tried to tell you all कि किस तरह हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं, एंड मैंने बताया कि कैसे हम इस what are the basic principles on which this spectroscopy relies upon. So from my side I have completed my presentation. Thank you very much मैम। आपने काफी एक इजी वे में NMR का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के सामने रखा, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे कैलाश चौहान सर का, जिन्होंने इनवाइट किया मुझे, प्रिंसिपल सर का, और पूरे एंटायर टीम का, जो टीम पूरी वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो है ना, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंटेंट मेरा है केमिकल शिफ्ट, जो कि मैडम बता चुके हैं। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, स्पिन स्प्लिटिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ CSIR नेट एंड गेट, ये मैं इंटायर सेशन में कवर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो थीम्स होती है, वो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। इन टॉपिक्स को हम NMR में किस प्रकार यूज करेंगे, ये NMR में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमको यहाँ पर पढ़ना है। डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट इफेक्ट, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसा कि मैडम ने भी थोड़ा सा बताया है आपको, इसे स्लाइड को बताने के पहले मैं आपको ये डायग्राम बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर, जैसे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन से क्लोरीन अटैच है। जब क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ पुल करेगी, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। इन दैट वे हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन डीशिल्डेड हो गया तो TMS से क्या होगा, काफी दूर आएगा, वो उसका सिग्नल TMS से काफी दूर आएगा। अब देखिए, जैसे क्लोरीन की जगह यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 अलग अलग एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ज्यादा डीशिल्डेड कर देगा और वो TMS से काफी दूर आएगा। तो इसका जो सिग्नल होता है हमें 4.5 ppm पे मिलता है। अगर क्लोरीन की बात करें तो उसका सिग्नल हमको 3.5 ppm पे मिलता है, और अगर ब्रोमीन की बात करें तो इसका सिग्नल 3.4 पे, और अगर आयोडीन की बात करें तो सिग्नल जो होता है 3.2 पे मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंस देखते हैं। अगर यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन और सिलिकॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन की है सबसे ज्यादा है। तो इसका जो
शिफ्टिंग है, इसका जो टीएमएस का सिग्नल है वो क्या सबसे मैक्सिमम पे आएगा अगर किसी कार्बन में फ्लोरीन लगा है, जैसे कि CH3F, ठीक है, तो सिग्नल क्या है उस प्रोटॉन का जो होगा 4.26 पे आएगा। अगर ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है तो वो टीएमएस के थोड़ा पास चला जाएगा 3.4। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आगे पूरा सिनारियो देख सकते हैं। नाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें ये बताया जाता है कि देखिए ये जो है एक कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच है, एक कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच है, एक कार्बन से 1 क्लोरीन अटैच है। अगर ऐसा आपको सीन देखने को मिलता है तो इसमें क्या है 3 क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए वो क्या करेंगे इस प्रोटॉन को बहुत ज्यादा लेवल पे डीशिल्डेड कर देंगे, बहुत ज्यादा लेवल पे कर दिया तो ये से काफी दूर इसका सिग्नल आना है, तो बट ऑब्वियस इसका सिग्नल जो है वो 7.27 पे मिलता है, जो कि आप जानते हैं ना ये सिग्नल इसके होते हैं, ये सिग्नल आपके बेंजीन के आसपास के होते हैं ना, जो आपके एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं उनके सिग्नल है, कितने हाईली डीशिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो। ये देखिए आप 2 क्लोरीन है तो 5.3, 1 क्लोरीन तो 3.5। इसी प्रकार आप ब्रोमीन का भी सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। नाउ द रेजोनेंस इफेक्ट, ये इफेक्ट काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस जैसा कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते हैं, लेकिन एनएमआर में वो कैसे अप्लाई होता है ये मैं बताता हूँ। अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये मिथॉक्सी आपके क्या है प्रोटॉन्स हैं, ये मिथॉक्सी प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये क्या है जो आपका कॉन्जुगेट, ये आपका जो डबल बॉन्ड है अल्फा और बीटा के बीच में, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो क्या होंगे इस कार्बन पे आ जाएंगे, अल्फा कार्बन पे। और ये जो प्रोटॉन है आपका जो बीटा से अटैच प्रोटॉन है जिसको बीटा प्रोटॉन भी कहते हैं, तो ये बीटा प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसका सिग्नल क्या है देखिए 3.85 पे है। नीचे जो ये मैंने शो करके बताया हुआ है, इस प्रकार से ये एक मैकेनिज्म यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जो सिग्नल है वो क्या है 3.85 पे आया। अब दूसरी ओर देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, एक कार्बोनिल ग्रुप लगा रखा है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ CH3। कार्बोनिल ग्रुप आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, नीचे इसकी मैकेनिज्म देखिए। यहाँ पर क्या है, अगर ये कार्बन क्या करेगा मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये जो अल्फा बीटा के बीच का डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। और जो बीटा हाइड्रोजन है आपका, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण जो हाइड्रोजन है वो काफी हद तक डीशिल्ड हो जाएगा। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, एक आपका मिथॉक्सी ग्रुप है जिससे आपकी शील्डिंग हो गई, और आपका क्या है कार्बोनिल ग्रुप जिससे डीशिल्डिंग हो गई। तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट ऑन 1H NMR। सिग्नल देखिए आप, सिग्नल कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, ये 6.4 पे आ रहा है और ये 3.85 पे आ रहा है, कितना डिफरेंस है सिग्नल में भी। नाउ द कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ये देखिए ये भी एक साइक्लिक मॉलिक्यूल में हम कॉन्जुगेशन को यहाँ पर शो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा ऑक्सीजन ने। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये जो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका काफी हद तक बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा डी शिल्डेड हो जाएगा। तो देखिए 6.88 पे इसका क्या आता है सिग्नल आता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है, या इसको -I इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, इसका सिग्नल जो है वो 5.93 पे आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा जो असर हो रहा है वो इस बीटा हाइड्रोजन पे हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। नाउ ये देखिए सेम यहाँ पर ये क्या है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर लूज करेगी, लोन पेयर जब ऑक्सीजन यहाँ देगी तो ये जो आपका बीटा प्रोटॉन है यहाँ पर बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन क्या होगा आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा टीएमएस के पास आ जाएगा। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई इट इज इन 6.37, अल्फा जो प्रोटॉन है 6.37 पे क्यों है, और बीटा जो आपका प्रोटॉन है वो 4.65 पे क्यों है, ये आप बता सकते हैं। अब देखिए कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट ये सेम के सेम आप
इसमें भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इस ऑब्जर्वेशन को भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये 7.71 पे क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन ये जो प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये प्लस, मतलब यहाँ पर प्लस ई इफेक्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये शील्डेड हो जाएगा। नाउ द रेजोनेंस इफेक्ट इन एरोमेटिक प्रोटॉन्स, एरोमेटिक प्रोटॉन्स में आप देखिए ये आपका बेंजीन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बेंजीन है जो कि बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल आता है 7.25 पे। अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आपका, ये इलेक्ट्रॉन आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ जी, हाँ, तो ये जो आपका सिग्नल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये सिग्नल जो है आपके देखिए, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, आपके डीशिल्डेड हो गए, ये हाइड्रोजन डीशिल्डेड हो गए, तो आपके 8.19 पे है। और यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह कार्य करेगा, प्लस ई की तरह कार्य करेगा, तो ये 7.26 से सिग्नल टीएमएस की ओर चला जाएगा, 6.77 पे आ जाएगा। नाउ सेम ये एक मॉड्यूलर यहाँ पर प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अगर डोनेटिंग है, अगर डोनेटिंग है तो डोनेशन कहां पर होता है, आर्थो और पेरा पे होता है। तो आर्थो और पेरा पे क्या है, आपके सिग्नल ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे, ये देखिए आप, ठीक है ना। आर्थो पे क्या है, सिग्नल क्या है आपका कम हो जाएगा, कितने से, 0.43 से, और पेरा पे कम हो जाएगा कितने से, 0.37 पे, जबकि मेटा पे क्या है, लगभग 9 के बराबर आपका असर आएगा। ठीक इसी प्रकार क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो भी क्या होता है, असर किस पे आता है, आर्थो पे आता है और पेरा पे आता है। तो आर्थो पे देखिए आप +95, +0.95 का असर आता है, और पेरा पे क्या आता है, प्लस का 0.23 का असर आता है, ठीक है। नाउ डाईमैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट, स्टूडेंट्स ये इफेक्ट जो है समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्ट आप बहुत मिसकॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, जो हम एक एक्सपीरियंस लेके बता सकते हैं कि बच्चों को ये इफेक्ट आसानी से समझ में नहीं आता है। तो डायमैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है ना, ये आपका एक क्या है, पाई सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें हम, ये पाई बॉन्ड है आपका। अब पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, एबो दी प्लेन होता है, मतलब आउट ऑफ दी प्लेन होता है, ये आपके प्लेन के ऊपर होगा और प्लेन के नीचे होगा। पाई बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड अपने आप में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिंग क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिंग क्रिएट करता है। ये जो मेरे कर्सर से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिंग, ये एक इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ से क्रिएट करता है। अभी जो भी इलेक्ट्रॉन रिंग क्रिएट करता है, तो जो आपका एक एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे फिजिक्स में, वो यहाँ पर रोल प्ले होता है, ठीक है। देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पर बनेगी, एक इलेक्ट्रिक रिंग यहाँ पर बनेगी, तो उससे क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म कॉज होगा, और मैग्नेटिज्म इस प्रकार से ये मूव होता है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिज्म इस प्रकार से मूव होता है। अब यहाँ पर दो रीजन यहाँ पर क्रिएट होते हैं, एक तो ये वाला रीजन होता है, ये जो रीजन होता है, ये रीजन क्या होता है, हाईली शील्डेड रीजन माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप क्या है, ये आपका बी नॉट है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है, आपका जो पाई बॉन्ड के कारण एक मैग्नेटिज्म बन रहा है, वो मैग्नेटिज्म क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक शील्डेड रीजन बनता है, यहाँ पर एक शील्डेड रीजन बनता है इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है ना। और यहाँ पर बनता है डी शील्डेड रीजन। डी शील्डेड क्यों बोलूंगा मैं, डी शील्डेड इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, और ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर एक जो एक आर्टिफिशियल आपका यहाँ पर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बन गया, उसका भी डायरेक्शन ये है। तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये आपके मॉलिक्यूल का खुद का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। अगर दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो आपका जो प्रोटॉन है उसको आपको फ्लिप कराने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली डी शील्डेड। तो ये प्रोटॉन आपके हाईली डी शील्डेड है। अब मजेदार बात यह है कि जो पाई सिस्टम होते हैं हमारे पास, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई और सिस्टम भी हो, तो कभी कभी प्रोटॉन क्या होते हैं, डी शील्डेड रीजन में पाए जाते हैं, और कभी कभी प्रोटॉन क्या होते हैं, शील्डेड रीजन में पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या है यहाँ पर चेक करना है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। अब ये क्या है, आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है ना।
दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, बट ऑब्वियस ये हाइड्रोजन इस रीजन में पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, दिस इज R, ये एक R ग्रुप है और ये एक R1 ग्रुप है। एक प्रोटॉन यहाँ लगा, एक प्रोटॉन यहाँ लगा है सपोज, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन डी शील्डेड रीजन में पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो है डी शील्डेड रीजन में पाए जाते हैं। इसके लिए आप इसका सिग्नल देखिए, ओलिफिक, है ना। जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितने पे 6 तक पहुंच गए, 4.5 से 4.5 से 6 ppm तक क्या है इसके सिग्नल पहुंच जाते हैं। मतलब कितना ज्यादा डी शील्डेड यहाँ पर रीजन क्रिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो दिस इज से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने एक R ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एक R ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये R, दिस इज C, दिस इज C एंड दिस इज H। ओके। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर शेप का है। इसके पहले वाला जो मॉलिक्यूल आपने देखा था, इसके पहले वाले मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो क्या है 120 डिग्री पे है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 180 डिग्री पे है। तो ये जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और जो शील्डेड रीजन आपका बनेगा, उस शील्डेड रीजन में ही क्या है बेटा, शील्डेड रीजन में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है। अगर शील्डेड रीजन में प्रोटॉन होगा तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा TMS के नजदीक आएगा। तो उसका जो आपका सिग्नल है, देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये सिग्नल। 2.5 से 3 तक सिग्नल इसका क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। इसका सिग्नल जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, उसका जो प्रोटॉन है उसका सिग्नल मतलब 2.5 से 3 तक जा रहा है। और जो आपका डबल बॉन्ड है उसका जो सिग्नल है वो कितने पे जा रहा है, 4.5 से 6 तक जा रहा है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड में इतना वेरिएशन क्यों है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। बेंजीन रिंग में भी एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देखा जाता है। तो बेंजीन रिंग का देखिए आप इफेक्ट, बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन हैं, बेंजीन रिंग के सारे प्रोटॉन डी शील्डेड रीजन में होते हैं। ये हम बेंजीन रिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका मेरा जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे आप देखिए बॉटम में ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, शील्डेड होगा। बेंजीन का ये एरिया जो होगा बेटा शील्डेड होगा, ठीक है ना। और ये जो एरिया होगा वो हाईली डीशील्डेड होगा। तो बेंजीन बिकॉज ऑफ एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इतना ज्यादा प्रोटॉन उसके डीशील्डेड होते हैं, इतने ज्यादा प्रोटॉन उसके डीशील्डेड होते हैं कि इसका जो सिग्नल होता है वो सिग्नल कहाँ मिलता है हमको, 7.73 के आसपास मिलता है, 7.72 पे बेंजीन के सिग्नल मिलते हैं। तो आई होप कि अब अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे या कहीं भी क्वेश्चन आपका आ जाए कि बेंजीन का सिग्नल 7.7 पे क्यों मिलता है, 7.5 पे क्यों मिलता है, तो यू कैन नाउ एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज ऑफ एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। जो प्रोटॉन होते हैं बेंजीन के, वो दो रीजन हो सकते हैं, एक शील्डेड और डीशील्डेड खुद के, ठीक है ना। बेंजीन के मॉलिक्यूल के खुद के दो रीजन हो सकते हैं, शील्डेड और डीशील्डेड। और जो प्रोटॉन होते हैं वो डीशील्डेड रीजन में होते हैं। अब ये देखिए एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड को भी आप ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद में एक मॉलिक्यूल और मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मजेदार बात ये है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, इसको हमने सब्स्टिट्यूटेड कर दिया है। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या है आपके शील्डेड रीजन में है, ये डेल्टा क्या है इसका 0.3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से रिंग करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, रिंग करंट ऐसे निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, इसके बीच में से, सेंटर से। तो ये आपके शील्डेड हो जाएंगे और ये जो होंगे आपके डी शील्डेड हो जाएंगे। तो ये 2.26 पे आए। तो ये कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं, आप चाहें तो ये देखिए, जैसे पहला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर पहला मॉलिक्यूल ले ले तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो शील्डिंग रीजन होगा ये ऊपर वाला हाइड्रोजन पे आएगा और इसका जो डी शील्डिंग रीजन होगा वो यहाँ पर आएगा इस प्रोटॉन पे। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण उस ही मॉलिक्यूल में कोई एक प्रोटॉन है जो कि अपना सिग्नल क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा नीचे दे रहा है, मतलब कि 8.99 पे दे रहा है। TMS का इसका सिग्नल 8.99 पे आ रहा है। ये सिग्नल क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। ऐसे फाइन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो CSIR के क्वेश्चंस ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर से, ठीक है ना। इस स्लाइड को भी आप ले सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 CSIR नेट का एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। इस स्लाइड में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H14 है, एग्जिबिट टू सिग्नल्स।
यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, स्वीप कर सकते हैं CSIR के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 2 सिग्नल है यहाँ पर, 2 सिग्नल्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रम एंड 3 सिग्नल इन 13C NMR स्पेक्ट्रम। तो 13C NMR तो अभी हम बात कर नहीं रहे हैं, नेक्स्ट टाइम प्रिंसिपल सर का अगर होगा तो 13C NMR भी मैं आपको टीच करूंगा। 1H NMR की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 सिग्नल मिलते हैं, 2 सिग्नल मिलते हैं, मतलब जैसा कि ताम्रकार मैडम ने भी बताया आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आप देखें तो इनमें आपको 2 प्रकार के हाइड्रोजन, किस 2 प्रकार के हाइड्रोजन, सॉरी 2 प्रकार के कार्बन और 2 प्रकार के हाइड्रोजन की बात करें, 2 प्रकार के कार्बन नहीं, कार्बन 3 प्रकार के होना चाहिए, 3 सिग्नल्स है ना, 3 सिग्नल इन 13C, 3 प्रकार के कार्बन और 2 प्रकार के हाइड्रोजन आपको देखना है। तो ये जैसे पहला अपन हम देखें मॉलिक्यूल, तो यहां पर क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों कार्बन एक प्रकार के, ये दोनों कार्बन एक प्रकार के, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज वन टाइप ऑफ कार्बन, ये वन टाइप ऑफ कार्बन, ये दोनों कार्बन एक है, ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, मतलब 2 का मतलब 4 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन की इन्वायरमेंट एक जैसी है। और यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है बेटा, एक प्रकार के, तो 3 प्रकार के कार्बन इसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की बात करें नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन ए है, ए ही क्या है आपका सटीक ऑप्शन है, ए ही आपका सही ऑप्शन है। तो यहां पर देखें तो आप क्या है, ये CH3 दो, तो ये आपके ए प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, ये आपके बी प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, और अगेन ये CH3 तो ये भी आपके ए प्रकार के हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर बोलते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन आपको पकड़ में आना चाहिए, इनका एनवायरमेंट सेम है, 4 मतलब 3 और 3 6 प्रोटॉन और 3 और 3 6, मतलब 12 प्रोटॉन आपके एक जैसे हैं और 2 प्रोटॉन आपके क्या है, एक जैसे हैं। तो आपके 2 सिग्नल किसके आएंगे, 1H NMR के आएंगे। और अगर कार्बन की बात करें तो ये आपके जो 4 कार्बन है, अगर कार्बन की बात करें तो ये 1 2 3 4 कार्बन क्या है आपके एक प्रकार के कार्बन है, ये 1 2 3 4 ये दूसरे प्रकार के कार्बन है, और ये जो है वो तीसरे प्रकार के कार्बन है, मतलब कार्बन के सिग्नल जो आएंगे आपको 3 आएंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, कितने सिंपल लेवल के क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जाते हैं NMR से। एक इंपॉर्टेंट बात स्लाइड को रोक के मैं बता दूं आपको कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट CSIR नेट और गेट, अगर इसके तैयारी कर रहे हैं आप लोग या BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR, IR और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये 3 आप क्या करें, 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी और 1 स्पेक्ट्रोमेट्री, ये 3 आप क्या करें, बहुत अच्छे से तैयार करें, क्वेश्चन इसी पे फ्रेम होता है। आजकल का सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन नहीं बनता है, एक ही क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, एक ही क्वेश्चन में आपको NMR के भी डेटा होंगे, IR के भी डेटा होंगे और मास के भी डेटा होंगे, ठीक है। तो जो एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन बनता है CSIR में 4 मार्क्स का, तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी प्रकार एक डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत कुछ पढ़ने नहीं भी पढ़ेंगे आप तो चल जाएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट CSIR नेट और गेट, है ना, MSc लेवल पे तो आपको पढ़ना ही है। नाउ एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेंट इफेक्ट, ये पोर्शन जो है आप लोग अपने आप से तैयार करने की कोशिश करें, और अगर नहीं आपको तैयार होता है तो आई विल अवेलेबल फॉर दैट, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसको भी आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं लेता हूँ स्पिन स्प्लिटिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पिन स्प्लिटिंग अगर आपको आती है NMR में, देन यू कैन मूव, तब आप NMR पे कॉन्फिडेंस अपना बता सकते हैं। देखिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ये थ्योरी थीम जो लिखी हुई है मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये स्लाइड्स में हम इतना इसलिए लिख देते हैं ताकि स्लाइड्स आपके पास में रहे, आप इसको थ्योरी को नोट कर सके। आपको बात है ना, फिलहाल तो आपको मेरी बातें ही सुनना है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ स्पिन स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो स्पिन स्प्लिटिंग का मीनिंग के लिए देखिए, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आप उठा लीजिए, ठीक है ना, ये एक मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन पे 1 क्लोरीन और इस कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब मजेदार बात ये होती है कि कोई भी अगर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई भी अगर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पर ये है ना, CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यहाँ पर आपके पास क्या है कि अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है। अब देखिए जो हाइड्रोजन होता है या जो प्रोटॉन होता है, ठीक है ना,
जो प्रोटॉन होता है वो खुद क्या होता है, टाइनी बार मैग्नेट होता है, वो खुद क्या होता है, टाइनी बार मैग्नेट होता है। अब मजेदार बात ये है, जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तरीके से समझा रहा हूं मैं, जैसे ही इस पूरे मॉलिक्यूल पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही पूरे मॉलिक्यूल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला हमने, तो यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे जो टाइनी बार मैग्नेट्स हैं, मतलब कि ये एच बी है, ये एच ए है और ये एच ए है, ये भी खुद क्या है, मैग्नेट है छोटे छोटे से, ये भी कुछ टाइनी बार मैग्नेट है। तो ये क्या करेंगे, ये उस मैग्नेट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज भी कर सकते हैं और उसके साथ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ये बात बनी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात आ जाएगी कि कितने प्रोटॉन उसके अगेंस्ट है और कितने प्रोटॉन उसके क्या है, साथ में अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो यहां से देखो, मैं नीचे से आपको समझाता हूं, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एच बी है, ये एच बी, तो Hb के पास में जो कार्बन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, हम थोड़ा सा पॉज लेके समझेंगे। इफ एट वंस आपको समझ में आ जाता है तो आप क्या कर लेंगे, फिर आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिए, पास्कल ट्रायंगल यहां से समझ में आने वाला आपको। अब इस Hb के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। Hb, जैसे ही इस Hb को हमने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या करा, एक्सपोजर में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपोजर में रखा, तो यहां पर क्या है, Ha1 और Ha2, ये दो प्रोटॉन है। ये दो प्रोटॉन हो सकता है कि दोनों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। अगर ये दोनों प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, जो आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, जो आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, वो एक्सटर्नल फील्ड क्या है बेटा, ये दोनों अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं, उसी दिशा में अगर कार्य करते हैं, तो आपसे बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो वो आपको कम लगेगी, वो आपको कम लगेगी, क्योंकि ये जो आपका Ha1 और Ha2 है, ये भी तो क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही काम कर रहा है। तो इन दैट केस ये Hb का जो सिग्नल है, जो भी आपकी तय सीमा है उससे क्या आएगा, कम आएगा। कम आएगा मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा ये सिग्नल, यहाँ पर, तो आपको ये एक पीक मिलता है यहाँ पर। आई एम टॉकिंग अबाउट स्प्लिटिंग, मैं आपको स्प्लिटिंग समझा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर क्या है, ये Ha1 और Ha2, ये दोनों क्या है, एक क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, साथ में है, ठीक है ना। तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ये जो Hb है, इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, किसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इन दोनों Ha और Hb का असर नहीं पड़ेगा। तो Hb का जो सिग्नल है, वो जो तय सीमा है आपकी, जो तय मान है आपका, उस पर ही आएगा, मतलब बीच वाला सिग्नल आएगा, ये बीच वाला सिग्नल। ये देखिए प्रेजेंटेशन यहाँ पर, ठीक है ना, एक क्या है आपका अपोज कर रहा है और एक क्या है आपका प्रपोज कर रहा है। अगर ये Ha1 और Ha2 ये दोनों ही क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करें, तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा, आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये दोनों अपोज कर रहे हैं। तो इसको फ्लिप कराने के लिए ज्यादा, आप इसको रेजोनेट कराने के लिए ज्यादा आपको क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इन दैट केस आपको क्या है, एक सिग्नल मिलता है जो कि ज्यादा, तय सीमा से ज्यादा मिलता है, यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको क्या है, 3 सिग्नल मिलते हैं। तो ये जो 2 प्रोटॉन हैं, ये 2 प्रोटॉन हैं, ये क्या करते हैं, इसके सिग्नल को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यहां पर अगर 2 प्रोटॉन है तो आपको ट्रिपलेट मिलेगा। जैसा कि श्वेता मैडम ने बताया कि यहां पर अगर दो प्रोटॉन होते तो ट्रिपलेट मिलता है, तो उसका रीजन आप समझे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग से कि ट्रिपलेट आपको क्यों मिलता है। अब मजेदार बात यह है कि ये जो 2 प्रोटॉन है, इस एक प्रोटॉन के कारण क्या होगा, डबलेट मिलेगा, क्योंकि ये बेचारा एक प्रोटॉन है, ये या तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो जाएगा, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में हो जाएगा। तो इसके पास में क्या है, 2 ही रास्ते हैं। तो क्या है, इस एक प्रोटॉन के कारण क्या है, केवल 2 ऑप्शन बनेंगे, या तो प्रपोज या तो अपोज। तो क्या मिलेगा आपको, डबलेट मिलेगा। और ये 2 प्रोटॉन है तो आपको ट्रिपलेट मिलेगा। तो आप शायद n+1 का रूल यहां से समझ में आएगा। सो द रूल ऑफ कपलिंग, जो रूल है वो रूल देखिए, यहां पर ये n+1 पीक्स है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन डू नॉट कपल विद ईच अदर। जैसे Ha1 और Ha2 है तो वो एक दूसरे को कपल नहीं करेंगे, ठीक है ना। या इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातों में एक n+1 पीक समझ लीजिए आप, कि अगर आपके कार्बन है जिस पे प्रोटॉन लगा है, उसका सिग्नल देखना है, तो उसके पास वाले कार्बन पे अगर प्रोटॉन n है तो n+1 आपको पीक मिलते हैं, n+1 आपको स्प्लिटिंग मिलती है एक ये।
और एक 2ni+1। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो नंबर ऑफ पीक्स होते हैं स्प्लिटिंग कितनी मिलती है, तो 2ni+1 मिलती है, जहां 2 मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, i का मतलब होता है उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, i इक्वल टू 1/2 जैसे हम प्रोटॉन के लिए लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2ni+1 भी आप याद रखिए। ये देखिए n+1 रूल, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया तो आपको n+1 रूल समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है इसमें 2 प्रोटॉन से जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट मिल जाएगा। ये जो प्रोटॉन है ये कार्बन एक प्रोटॉन से जुड़ा है तो यहाँ पर आपको डबलेट मिल जाएगा। Now, very important question for you. 1H NMR spectrum of HD. H is for proton and D for deuterium. Would give. तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये भी CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं। ये CSIR नेट में भी आया और गेट में भी आया है। ठीक है ना, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो हिंट है, वो क्वेश्चन की हिंट ये है कि जो ड्यूटेरियम होता है उसके कारण जो स्प्लिटिंग होती है वो देखिए, ड्यूटेरियम की आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई की वैल्यू 1 होती है तो ये जो नीचे मैंने हिंट दे रखी है देखिए आप, है ना, 2ni+1। आई की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह तो 1 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है ना, तो आंसर डी आपका है ट्रिपलेट विथ इंटेंसिटी रेशो 1:1:1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी रेशो 1:1:1। इंटेंसिटी रेशो 1:1 लगा के काफी स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटेंसिटी रेशो 1:1 तब होता है जबकि पास्कल ट्रेंगल लगता है। पास्कल ट्रेंगल तब लगता है जब आई की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है जैसे प्रोटॉन। अगर आई की वैल्यू 1 है तो वो नॉन पास्कल ट्रेंगल पे काम करता है और नॉन पास्कल ट्रेंगल पे ट्रिपलेट की इंटेंसिटी 1:1:1 आती है। ठीक है ना, अभी तो फिलहाल इतना ही समझा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए रहेगा। ये कुछ एक्सेप्शन है बेटा n+1 रूल के। अगर आपके पास में क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये देखिए जैसे कि ये CH ये X और Y, ठीक है ना, X और Y अगर सेम ग्रुप होगा, जैसे यहाँ भी OH लगा दूं, यहाँ भी OH लगा दूं, तो ये दोनों प्रोटॉन जो हो जाएंगे एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे और ऐसे प्रोटॉन जो होते हैं स्प्लिटिंग नहीं शो करते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रोटॉनों में किसी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं आती है। ये देखिए स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है, ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करता है, ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करता है, तो दिस इज कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग। ये टर्म भी आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन स्पिन कपलिंग। तो स्पिन स्पिन कपलिंग का मतलब ये होता है जब दो विशनल कार्बन होते हैं, जो दो अड़ोस पड़ोस के जो कार्बन होते हैं उन दोनों पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, दोनों हाइड्रोजन स्पिन करेंगे, उनकी स्पिनिंग से कुछ मैग्नेटिज्म कॉज होगा और वो मैग्नेटिज्म आपस में क्या करता है, कपल करता है। देन दिस कपलिंग इज कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे जे वैल्यूज वगैरह है, ये जे वैल्यू मैं थोड़ी देर से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बारे में चिंता नहीं करना। अब ये सिग्नल्स देखिए, कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म्स हैं, जैसे एस को हम बोलते हैं सिंगलेट, ठीक है, डी लिखा है तो डी को डबलेट बोलते हैं, 2 लाइन आती है। टी लिखा है तो ट्रिपलेट, 3 लाइन्स आती है। क्यू लिखा है तो क्वाड्रेट, 4 लाइन्स आती है ना। इसी प्रकार क्वांट 5 लाइन्स के लिए, सेक्सटेट 6 लाइन के लिए, सेप्टेट 7 लाइन के लिए, एम फॉर मल्टीप्लेट और बीएस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीएस फॉर ब्रॉड सिग्नल। ब्रॉड सिग्नल कब आते हैं ये भी मैं आपको शो करता हूं, बताता हूं। नाउ द इंटेंसिटी, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रिंगल। ये पास्कल ट्रिंगल से इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा चीजें समझाने के लिए इसमें नहीं है। एक ही पीक है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, 2 पीक है तो भी इंटेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, 3 पीक है तो इंटेंसिटी क्या होगी, 2 की क्या होगी, हाफ होगी और 1 की क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब आपकी जो लेंथ है, ठीक है ना, आपका जो स्पेक्ट्रा आएगा, स्पेक्ट्रा की जो लेंथ आएगी वो लेंथ से यहाँ पर तात्पर्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल है आपका। पास्कल ट्रायंगल देखिए, अगर सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है, ठीक है, ये देखिए ये सिंगलेट, ये डबलेट, ये ट्रिपलेट और ये क्वाड्रेट, इस प्रकार से शो होता है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ गेट 2005, गेट 2005 का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 18 एन्युलिन, 18 एन्युलिन का आपको 1H NMR स्पेक्ट्रम चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन डिजाइन करने का तरीका है, यहां पर देखिए आप IIT जेम का क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं और गेट का क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे,
18 एनुलिन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि 18 एनुलिन क्या होती है। 18 एनुलिन क्या होती है? 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर ये देखिए आप, इसमें 6 कार्बन जो होते हैं अंदर होते हैं और 12 कार्बन जो 12 हाइड्रोजन जो होते हैं वो बाहर होते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार के क्या होते हैं इसमें हाइड्रोजन होते हैं, दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 पीक, दूसरा ऑप्शन है 1 पीक। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूल्ड आउट हो जाएंगे। सी ऑप्शन है 2 पीक, डी ऑप्शन है 2 पीक। तो ये दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 और 2 पीक से ही क्वेश्चन का आंसर वहां पर देना होगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ करते हैं, गेट लेवल पे चले जाते हैं, तो आपको बड़े मजेदार तरीके से ये बताना होगा कि जो 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, वो किस पे आते हैं? 9 पे आते हैं, डेल्टा वैल्यू 9 है, और 3 हाइड्रोजन के डेल्टा वैल्यू 6 है। ये आपको बताते आना चाहिए, ठीक है। 6 हाइड्रोजन की डेल्टा वैल्यू 3 है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि किसकी वैल्यू 9 आएगी और किसकी वैल्यू 3 आएगी, ये हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट से समझेंगे। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, मजेदार आंसर। ये जो 6 प्रोटॉन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट और नेट दोनों में पूछा है, ध्यान रखना। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा। ये जो 6 प्रोटॉन है, ये 6 प्रोटॉन डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्या है? शील्डेड है, बहुत ज्यादा शील्डेड है, बिकॉज ऑफ हाईली शील्डिंग। ये ज्यादा शील्डेड होने के कारण क्या है? इसका सिग्नल क्या आएगा? 3 पे आएगा। और ये जो बाहर के आपके 12 प्रोटॉन है, ये जो बाहर के 12 प्रोटॉन है, ये बाहर के प्रोटॉन जो है डीशील्डेड है, इसके लिए सिग्नल किस पे आएगा? 9 पे आएगा। आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है। तो आप क्या कर सकते हो? बड़ी आसानी से आंसर को कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। तो आपका सी आंसर सही है ना? ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नाउ ब्रॉड पीक्स। अब मैं ब्रॉड पीक के बारे में बताता हूं। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका प्रोटॉन है वो क्या है? जैसे OH का प्रोटॉन है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या तो आपका क्या है? अमाइड है, या तो आपका क्या है? अमीन है, मतलब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा है या फिर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है ना। तो ऐसे जो प्रोटॉन होते हैं, ऐसे प्रोटॉन होते हैं फ्लिप करते हैं। ये प्रोटॉन क्या होते हैं? मूव करते हैं हियर एंड देयर। जब प्रोटॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे हियर एंड देयर, तो उस वक्त जो इन प्रोटॉन्स का पीक होता है, वो प्रोटॉन का पीक क्या होता है? बहुत शॉर्प नहीं आता है, ब्रॉड पीक हमको देखने को मिलता है। तो जैसे ही ब्रॉड पीक आपको मिले वैसे ही आप कैच कर लें। जब भी हम एनएमआर का क्या करेंगे? स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, एट दैट टाइम इफ यू गॉट व्हाट अ ब्रॉड पीक, जैसे ही ब्रॉड पीक मिलता है वैसे ही आप शक कर लें, वैसे ही आप जज कर लें कि मे बी पॉसिबल कि हाइड्रोक्सिल आपका प्रोटॉन हो सकता है, या मे बी पॉसिबल कि अमीन का प्रोटॉन आपका हो सकता है। ये देखिए एक मैकेनिज्म से इसको शो करते हैं, समझाते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर क्या है? ये ROH है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को क्या करेगी? पिक करेगी, ठीक है। मतलब ये जो लोन पेयर है यहाँ पर चली जाएगी, तो ये हाइड्रोजन क्या है? फ्लिप होता रहता है। ये हाइड्रोजन क्या है? एक्सचेंज होता रहता है। एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन है, इन एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन के जो पीक होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉड आते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम थोड़ा सा ड्यूटेरियम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। देखो प्रोटॉन है ना, bonded to oxygen and nitrogen will not split even they have neighboring proton। मतलब आसपास प्रोटॉन होते हुए भी ये क्या करेंगे? स्प्लिट नहीं होते हैं, स्प्लिट नहीं होते और ये ब्रॉड पीक देते हैं। ये थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर एक ग्राफ हल्का सा शो करता है। ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखिए, फास्ट एक्सचेंज अगर होगा, एक्सचेंज फास्ट होगा, प्रोटॉन इधर से इधर चला गया, एक्सचेंज फास्ट होगा और आपको डिटरमाइन करने की जरा सा भी समय नहीं मिलेगा, तो आपको एक ही पीक मिलेगा। थर्ड वाला देखिए, अगर क्या है? इंटरमीडिएट एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा ब्रॉड पीक मिलेगा। और अगर एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, जो प्रोटॉन जहां पर है वहीं पर रह रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? आपको दो पीक मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब जैसे कि आप कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होती है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में प्रोटॉन फ्लिप होता है, तो कभी कीटोनिक ग्रुप में होता है, कभी इनोलिक ग्रुप में होता है, तो दोनों की पिक तो अलग अलग आएगी। अगर वो शिफ्ट नहीं होगा तो दोनों की पिक अलग आएगी, और अगर शिफ्ट बड़ी तेजी से होगा तो एक ही पिक मिलेगी। ये जो आपका जो पिक का जो एक ये एक्सचेंज होना या ना होना डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, एसिड बेस पे डिपेंड करता है, आपने कैटलिस्ट क्या लेके रखा है। तो काफी सारी चीजों पे क्या करता है? ये एक्सचेंज की वैल्यू डिपेंड करती है। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं CSIR में। वो बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज सॉल्वेंट होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज सॉल्वेंट है, उसमें बोलेंगे प्रोटॉन एक्सचेंज सॉल्वेंट है और वहां पर एक ही पीक मिल रहा है,
ठीक है ना। और अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट में उसको हम करते हैं तो आपको 2 पीक देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अराइज, ठीक है ना। तो कुछ कॉम्बिनेशन बना देंगे आपके आंसर्स के, तो आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है, हम D2O का भी यूज करते हैं, D2O लेते हैं H2O की जगह, और D2O अगर ले लेंगे तो क्या होगा, ड्यूटेरियम हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को कि ब्रॉड पीक क्यों आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखिए आप, यहाँ पर एक क्या है आपकी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पर आपके क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दोनों के पीक अलग अलग आते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है, दोनों के पीक क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। वही बात है, एक शील्डेड हो जाएगा और एक डिशील्डेड हो जाएगा। तो ये ऐसा है कि जब क्या होता है, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा का मतलब ये देखिए -49 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर टेम्परेचर मैंने कम कर दिया -89 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल इतनी तेजी से फ्लिप करेंगे, इतनी तेजी से फ्लिप करेंगे कि उनका सिग्नल आप क्या कर पाओगे, जज नहीं कर पाओगे। उनका सिग्नल जज नहीं कर पाओगे कि एक्सियल है कि इक्वेटोरियल, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो 49 पे क्या होता है, एक पीक देखने को मिलता है माइनस के 49 पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो, अगर टेम्परेचर कम कर देते हो तो आपको 2 पीक देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर अगर आपने जैसे ही कम किया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी, तो जो फ्लिपिंग है एक्सियल और इक्वेटोरियल की वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और आपको 2 पीक देखने को यहाँ पर नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। और उन दोनों के बीच में समथिंग कुछ ब्रॉड पीक वगैरह की जैसी कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग टेम्परेचर पे। नाउ कपलिंग कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट अगर आपको समझ में आता है, और कपलिंग कांस्टेंट अगर आप 5-7 वैल्यू याद रख लेते हो, तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक फॉर CSIR नेट और गेट। नेट गेट के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है कपलिंग कांस्टेंट। 5-7 कपलिंग कांस्टेंट के वैल्यू याद रखिए, आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से 1 मिनट में आंसर को टिक कर दीजिए, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग बताई, जब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है तो आपको एक की जगह 2 पीक या 3 पीक या 4 पीक मिलते हैं, मतलब स्प्लिटिंग मिलती है, पीक नहीं स्प्लिटिंग मिलती है। तो जब वो स्प्लिट होता है सिग्नल, जब वो सिग्नल स्प्लिट होता है, देखिए मान के चलिए ये सिग्नल स्प्लिट हो गया, तो ये क्या है, ये भी कुछ हर्ट्स में वैल्यू होगी, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या होगी, हर्ट्स में होगी। इस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, ये किसी पर्टिकुलर सेट के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे मान के चलिए कि जैसे आपका एक एरोमेटिक सिस्टम है, उसके लिए कांस्टेंट होगी, आपका सिस ट्रांस सिस्टम है उसके लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। द कपलिंग कांस्टेंट जे इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक, दो एडजेसेंट पीक के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 18 हर्ट्ज तक होती है, 0 से लेके 18 हर्ट्ज तक होती है। अब ये देखिए आप, ठीक है, टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, ये देखिए आप, फ्री रोटेशन है अगर सी, सिंगल बॉन्ड सी फ्री रोटेशन है तो 7 हर्ट्ज होगी। सिस सिस्टम है तो 10 हर्ट्ज है। ट्रांस सिस्टम है, सिस की जगह ट्रांस हो जाएगा तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 15 हर्ट्ज है। जेमिनल जानते हैं, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, उनको बोलते हैं जेमिनल हाइड्रोजन, 2 हर्ट्ज है, 9 के बराबर, ठीक है। ये क्या है, आर्थो है तो 8 हर्ट्ज है, मेटा है तो 2 हर्ट्ज है। जैसे एरोमेटिक सिस्टम दे दिया आपको, एरोमेटिक सिस्टम दे दिया, और कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको वहां पर अगर पकड़ में आ रही है, आप कहीं से जज कर पा रहे हो IR फ्रीक्वेंसी से या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कि भाई एरोमेटिक सिस्टम है आपका, ठीक है। एरोमेटिक सिस्टम कहीं आपने किसी दूसरे फैक्टर से जज कर लिया, या फिर एरोमेटिक प्रोटॉन तो जानते हैं आप लोग 7.5 के आसपास आएंगे, 7 और 8 के बीच में। लेकिन अगर आप क्या कर पाते हो, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखते हो कि आर्थो के लिए कितनी होती है, 8 होती है, और बेटा के लिए 2 होती है, तो आप इजीली आंसर जज कर सकते हो। आपका जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट का, वो आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो बहुत आसानी से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2013 का आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, मतलब आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू एग्जिबिटेड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा, ठीक है ना, IR का डेटा दिया हुआ है, 1H NMR का डेटा दिया हुआ है, 13C का दिया हुआ है, इसमें मास का डेटा नहीं दिया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो आपका IR का जो डेटा है, ये आपके कार्बोनिल ग्रुप का डेटा है ना, 17,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 1760 सेंटीमीटर इनवर्स,
चलिए ठीक है, हम 1 HMNR पढ़ रहे हैं तो 1 HMNR की जरा तरफ ध्यान देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखो पकड़ में आ गई 16 हर्ट्ज। अगर कपलिंग कांस्टेंट आपका क्या है 16 हर्ट्ज से, कपलिंग कांस्टेंट आपका 16 हर्ट्ज से, तो देख मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्या बताया आपको, ये देखिए ट्रांस क्या होगा, ट्रांस सिस्टम 15 हर्ट्ज का होता है, तो 16 हर्ट्ज से इसका मतलब ट्रांस सिस्टम है आपका, ठीक है। ट्रांस में आपके 1, 2 और 3 एक आपका आंसर कैंसिल हो गया वाला, ठीक है। अब ये क्या है आपका मिथॉक्सी प्रोटॉन, ये आपके क्या है मिथॉक्सी प्रोटॉन इसमें भी और मिथॉक्सी प्रोटॉन इसमें भी है। मिथॉक्सी प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 से 3 के बीच में आते हैं, ठीक है ना। उसकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में आती है। देखिए आप कहीं पर भी 2 से 3 के बीच में वैल्यू नहीं दिख रही है, दिख रही है कहाँ दिख रही है 2 से 3 के बीच में वैल्यू, ठीक है। ये 2.1 है, ये 1.8 है, ये 5.1 है, तो मिथॉक्सी प्रोटॉन जो है एब्सेंट है, ठीक है। मिथॉक्सी प्रोटॉन क्या है एब्सेंट है, जैसा कि अभी श्वेता मैडम ने भी बताया आपको, या फिर आपने फैक्टर अफेक्टिंग भी देखा, ये मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो क्या डीशील्ड कर देता है, तो 1 और 2 के जगह वो क्या होते हैं 2 और 3 के बीच में सिग्नल आते हैं मिथॉक्सी प्रोटॉन के, वो एब्सेंट है, मतलब वाला ग्रुप एब्सेंट है, सीओडी दोनों ही एब्सेंट है। तो मात्र इन दो वैल्यू की मदद से हम ए आंसर को क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ए आंसर आपका ट्रांस सिस्टम है, ठीक है, इस पर टिक कर सकते हैं। आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन देखिए, ए सिस्टम, ठीक है ना। एरोमेटिक कपलिंग कांस्टेंट की बात करें तो 6 to 8 हर्ट्ज होता है आर्थो, मेटा और पेरा के, ठीक है। ये एरोमेटिक कपलिंग कांस्टेंट है। कुछ वैल्यूज यहाँ भी दी हुई है हेट्रोसाइक्लिक की, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा नोट्स में तैयार कर सकते हैं। ये कुछ और वैल्यूज है स्प्लिटिंग पैटर्न की, आपको स्प्लिटिंग पैटर्न ये आपको इसके निकालना है कि कितने में स्प्लिट होगा, ठीक है ना, सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है वो एक प्रकार के हैं, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है वो कुछ अलग ही प्रकार के, और यहाँ पर 3 प्रोटॉन है वो कुछ अलग ही प्रकार के। तो मैग्नेटिकली अगर देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटॉन मौजूद है, 1, 2 एंड 3। तो आपको यहाँ पर 3 सिग्नल देखने को मिलने वाले हैं। सिंगलेट और डबलेट क्या आएंगे वो भी आप पहचान सकते हैं। यहाँ के 3 जो कार्बन है, 3 जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके पास कोई भी नहीं लगा हुआ है प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो 3 आपके मीथेन है, मतलब मिथाइल प्रोटॉन है जो आपके, वो क्या होंगे सिंगलेट देंगे। यहाँ पर क्या है 2 प्रोटॉन है, चूंकि ये यहाँ पर 3 प्रोटॉन है तो 3 और 1 4, मतलब ये क्या हमें क्वाड्रेट देंगे। और ये आपका 3 प्रोटॉन यहाँ के क्या देंगे, आपके यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो ये आपका क्या देंगे ट्रिपलेट देंगे। तो ट्रिपलेट मिलेगा, क्वाड्रेट मिलेगा और सिंगलेट मिलेगा, ठीक है ना। 3 प्रोटॉन और 3 प्रकार के सिग्नल आपको देखने को मिलने वाले हैं। नाउ द इंस्ट्रूमेंटेशन, कुछ बातें मैडम ने बताई इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा एक डायग्रामिकल एक्सप्रेशन मैम ने आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एस और एल, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोब होता है, सैंपल ट्यूब बोल सकते हैं, सैंपल ट्यूब को यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड में वो हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से रेडियो फ्रिक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं, जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसको क्या डिटेक्टर से डिटेक्ट करके यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं सीआरटी से, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसके डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा डीप में ये है कि एन और एस ये आपके क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका प्रोब है जिसमें आप क्या कर सकते हो सैंपल को रख सकते हो। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ से आप डालते हैं और यहाँ पर क्या है आप रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा एब्जॉर्ब हुआ है, और फिर आप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेते हैं कौन सा एब्जॉर्ब हुआ है। ये एक टर्म यहाँ पर निकल के आती है एब्जॉर्ब हुआ है, इट्स मीन इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका जेम का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईआर जैसा आपका एब्जॉर्प्शन होता है आपका, ठीक है ना, एनएमआर आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये एक प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहाँ पर जो सिग्नल मतलब हम चेक करते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो क्या है एब्जॉर्प्शन के बेस पे हम लोग ग्राफ क्या करते हैं प्लॉट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा एक मजेदार बात ये भी है कि हम यहाँ क्या करते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या करते हैं एक कांस्टेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है 1.41 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है, ठीक है ना, 60 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रिक्वेंसी है और 1.41 टेस्ला 1.41 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। आप क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं फिक्स कर दें, और फिर क्या करें रेडियो फ्रिक्वेंसी को वेरी करें। तो एक काम ये हो सकता है, ठीक है ना, या आप क्या कर सकते हो रेडियो फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करो आप
वेरी करते जाओ। तो दो प्रकार से आप इंस्ट्रूमेंटेशन को क्या कर सकते हो, लीड कर सकते हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड को है ना कांस्टेंट करके, या तो फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके। दो प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कुछ ग्राफ जाते जाते मैं बता दूं आपको, कुछ स्पेक्ट्रा हम इंटरप्रेट कर लें। जैसे कि ये क्या है आपका CH3CH2Br है, CH3CH2Br है, तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, ये तीन जो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के कारण क्या होंगे, ट्रिपलेट में आएंगे, ठीक है। और ये भी देख लीजिए सबसे पहले आप, है ना, डायरेक्ट ए और बी को मत देखिए, ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के जो प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रोमीन के प्रोटॉन डीशिल्डेड हो जाएंगे, टीएमएस से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो टीएमएस की वैल्यू है, ठीक है ना, डेल्टा वैल्यू, ये 0 1 2 3 4, तो ये क्या 3 और 4 के बीच में आ गए। ये जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके डीशिल्डेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, पास में जाएंगे। तो 1 और 2, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 1 और 2 के बीच में मिथाइल के प्रोटॉन आते हैं, और मिथॉक्सी के 2 और 3 के बीच में चले जाते थे, एक क्वेश्चन कराया था। तो 1 और 2 के बीच में, तो डबलेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट सब आपको समझ में आता है। अब तो सीख गए होंगे आप लोग कि 3 प्रोटॉन है तो इसके कारण क्वाड्रेट आएगा, तो बी का क्या मिलेगा, क्वाड्रेट, तो ये बी का क्वाड्रेट मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये क्या है, इसका ट्रिपलेट मिल रहा है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए आप इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल तो बहुत अच्छा सा समझ में आना ही चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक लेवल का है, एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी समझ में आना चाहिए उनको। ये क्या है, इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो क्या है OH का प्रोटॉन है, दूसरा क्या है CH2 का प्रोटॉन, तीसरा क्या है CH3 का प्रोटॉन है। तो यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया A टाइप का प्रोटॉन, B टाइप का प्रोटॉन और C टाइप का प्रोटॉन। C टाइप का प्रोटॉन सिंगलेट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इतना ज्यादा दूर क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे अटैच है, ऑक्सीजन ने डीशिल्डेड कर दिया है इसको, तो ये सबसे ज्यादा दूर आएगा TMS से, ठीक है ना। TMS का मतलब टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये क्या है, इन बिटवीन आएगा, तो ये बी वाला इन बिटवीन आया। अच्छा, बी वाला कितने में स्प्लिट होगा, ये 3 प्रोटॉन के कारण ये क्वाड्रेट देगा, तो ये क्वाड्रेट दे रहा है आपका, ठीक है ना। ये जो 3 प्रोटॉन है वो क्या है, 2 प्रोटॉन के कारण क्या ट्रिपलेट देंगे, और सबसे नजदीक आएंगे 1 और 2 पे, तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, ये ट्रिपलेट आ रहा है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओ दिस इज 0 मींस दिस इज TMS, ये TMS है। देखना TMS के इस तरफ भी कभी कभी रीडिंग चली जाती है, बहुत ज्यादा डीशिल्डेड कर देंगे तो आप, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये क्या है आपकी टोलुइन की एक एरोमेटिक कंपाउंड भी जाते रहते, समझ लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स टोलुइन, ये टोलुइन है। तो टोलुइन में क्या है, 2 प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो क्या है कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जो लगे हुए ये प्रोटॉन होगा, और ये बेंजीन रिंग पे होंगे ये प्रोटॉन होंगे। बेंजीन रिंग के प्रोटॉन बिल्कुल आग बन करके आपको 7 से 8 के बीच में लगाना है, तो ये बेंजीन के प्रोटॉन है जो कि आपको सिंगलेट दे रहे हैं। ये 3 प्रोटॉन जो आपको है ये भी सिंगलेट देंगे, क्योंकि ये जो कार्बन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये भी क्या देंगे आपको, सिंगलेट देंगे। लेकिन ये क्या है, मिथॉक्सी प्रोटॉन है, तो मिथॉक्सी प्रोटॉन होने के कारण ये क्या, मतलब सॉरी मिथाइल प्रोटॉन होने के कारण ये क्या 1 और 2 के बीच में आना चाहिए थे, लेकिन ये क्या कुछ ग्राफ गलत बन गया क्या, ये ग्राफ तो 2 और 3 के बीच में चला गया। तो नहीं नहीं नहीं, गलत बिल्कुल नहीं बना होगा। ये क्या है, डीशिल्डिंग इफेक्ट आ गया है बेंजीन का, बेंजीन के कारण क्या है ये डीशिल्डेड हो गए हल्के से, और ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि डेटा इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, जे वैल्यू क्या होती है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है। तो ये काफी सारी चीजें आप समझ गए, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट जो कि समझ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट था आपका एन आइसोटोपिक इफेक्ट, एन आइसोटोपिक इफेक्ट भी आपको समझाया। CSIR नेट और गेट में किस प्रकार का पैटर्न होता है, एनएमआर को लेके, एनएमआर से कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक नॉर्मल तरीके से भी और एक शॉर्टकट टेक्निक से भी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि मैं कुछ बेहतर कर पाया आपके लिए, आई होप कि मैं कुछ समझा पाया आज आपको, है ना। शायद आपके लिए ये जो आपका जो वेबिनार था, ये आई होप कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। नाउ इट्स टाइम टू से थोरियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इट्रियम, ऑक्सीजन एंड यूरेनियम। सो थैंक यू वेरी मच।